संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। अब कौन कौन सी समितियां हैं? संघ समिति। संघ समिति किसने बनाई? जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे संघ समिति के? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संचालन। संचालन कौन करेगा? संचालन कौन करेगा यानी चलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार यानी मूल अधिकार की कौन रक्षा करेगा और अल्पसंख्यक का यानी कौन कोई बलवान होगा। बलवान कौन थे? पटेल साहब। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सभी जो प्रिंसली स्टेट थे उनको क्या किया? एकीकरण किया था। तो ऐसे याद कर लेंगे। सेंट्रल में कौन था? सेंट्रल की सभी शक्तियां किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे तीनों याद हो जाएंगे। लेकिन इनकी भी क्या थी? सब समिति थी। अब जवाहरलाल वो वल्लभ भाई पटेल कहाँ रहते थे? इधर उधर रहते थे। तो इसके कारण क्या इनने दो अपने क्या बना दिए? अपने अध्यक्ष और बना दिए उप समिति के। कौन? मौलिक अधिकार की कौन बनाए? कृपलानी। जेबी जेबी को बना दिया। जेबी को बना दिया। जेबी कृपलानी को बना दिया। और अल्पसंख्यक को किसको बनाया? एच.सी. मुखर्जी। और एच.सी. मुखर्जी कौन थे? एच.सी. मुखर्जी कौन थे? यानी उपाध्यक्ष भी थे। हमने पीछे पढ़ा था। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? एच.सी. मुखर्जी वो एच.सी. मुखर्जी कौन थे? स्थायी उपाध्यक्ष थे। और कौन थे? बी.टी. कृष्णमाचारी ये थे। उसके बाद और अल्पसंख्यक समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। और संघीय संविधान समिति। संघीय यानी संघ इसमें भी आ गया। संघ इसमें भी। तो संघीय संविधान समिति कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। प्रांत जितने भी प्रांत वगैरह प्रांत के कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। प्रांत के कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये तो पता ही है सबको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति। अब जो संचालन करेगा वो क्या करेगा? प्रक्रिया नियम कानून भी तो बनाएगा। संचालन राष्ट्रपति करते हैं पूरे देश का संचालन। राष्ट्रपति के नाम से ही तो क्या होता है? पूरे देश का काम कानून सब किसके संचालन होता है? किसके नाम से? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और प्रक्रिया प्रक्रिया नियम किसकी समिति? राजेंद्र प्रसाद। किसकी समिति? राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन कार्य का जो संचालन करेंगे वो कौन? मुंशी। कोई कार्य संचालन करेंगे कौन? मुंशी जी। कौन करेंगे? मुंशी जी। मुंशी जी क्या करेंगे? कार्य का संचालन करेंगे। क्या करेंगे? कार्य का संचालन करेंगे। क्या करेंगे? कार्य का संचालन करेंगे। राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज संबंधी यानी राष्ट्रध्वज संबंधी क्या थे? तदर्थ समिति यानी राष्ट्रध्वज की संबंधित जो समिति थी वो क्या थी? राजेंद्र प्रसाद। यानी किसकी समिति थी? राजेंद्र प्रसाद की समिति थी। किसकी समिति थी? राजेंद्र प्रसाद की समिति। संविधान सभा के कार्य कारण यानी संविधान सभा के कार्यकारिणी की समिति की किसकी थी? यानी जो राष्ट्रीय ध्वज। अब राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा? राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा? यानी जो प्रेसिडेंट होगा। यानी प्रेसिडेंट ही तो फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। और प्रक्रिया भी वही करेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद हो गए। संविधान सभा के कारण समिति यानी संविधान सभा की कार्यकारण समिति संबंधी समिति यानी कार्यकारण यानी कार्य का जो कारण। जेबी मावलंकर यानी ये कौन थे? प्रथम कौन थे? अध्यक्ष थे जेबी मावलंकर। तो जेबी मावलंकर को क्या बनाया? यानी इनको कार्यकारण यानी कैसे आपको कार्य संचालन करना है, कैसे चलाना है। तो जेबी मावलंकर जी कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष ही तो करेगा क्या? कार्यकारण करेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद यानी ये भी हमने समझ लिया। कार्य संचालन समिति यानी कार्य का जो संचालन होगा वो कोई कौन करेगा? मुंशी जी। मुंशी जी, दीवान जी, मुंशी जी ऐसे याद करेंगे। दीवान जी, मुंशी जी क्या करेंगे? कार्य और संचालन करेंगे। कोई ताकतवर आदमी करेगा ऐसे याद हो जाएगा। और राज्यों संबंधी समिति जो राज्यों के संबंध में जो समितियां थी वो प्रांतीय समिति वो अलग है। लेकिन राज्यों के संबंध में यहाँ पे क्या हो गए? वो प्रांतीय समिति है। लेकिन यहाँ पे क्या है? राज्यों संबंधी समिति। राज्यों संबंधी समिति किसकी? जवाहरलाल नेहरू। किसकी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल यानी बहुत सारे राज्य हो गए। राज्यों संबंधी समिति किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू। बिल एंड स्टॉक, अब जो बिल कटेगा यानी देश का जैसे बिल कटा है ऐसे याद करेंगे, देश का बिल कटेगा। संचालन कौन कर रहा है? राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया किसके नाम से चल रही है? यानी पूरे देश की प्रक्रिया यानी काम का संचालन कौन कर रहा है? काम का संचालन कौन कर रहा है? राजेंद्र प्रसाद जी यानी प्रेसिडेंट। और कार्य किन के नाम से चल रहा है? यानी प्रक्रिया किन के नाम से चल रही है? राजेंद्र प्रसाद। यानी कार्य कौन कर रहा है? के एम मुंशी। और इसके बाद ध्वज कौन फहरा रहा है? राजेंद्र प्रसाद ध्वज फहरा रहे हैं, यानी वो प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसे ही बिल किन के नाम से कटेगा? फिर बिल और स्टॉक कौन करेगा? बिल कटेगा और स्टॉक होगा जो भी पैसा रुपया, किसके नाम से? राजेंद्र प्रसाद। क्यों? देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं प्रेसिडेंट को। ऐसे याद कर लेंगे तो हम भूलेंगे नहीं, ऐसे अगर याद करेंगे तो ऐसे भूल भी सकते हैं। और संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन, जो प्रारूप समिति थी वो कब बनी? यानी प्रारूप समिति तुरंत तो बनी नहीं होगी, यानी 15 अगस्त 1947 जो भारत आजाद हुआ था उसके बाद बनी, ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद बनी, क्या बनी? प्रारूप समिति बनी। कितने दिन बाद बनी? 15 अगस्त। तो 15 यानी उसके 14 दिन बाद, कितने दिन बाद? 14 दिन बाद, ठीक है। यानी 13 दिन तो पाकिस्तान की शोक में रोए, फिर 14वें दिन उठे हम कि हमारी अब क्या होना चाहिए? संविधान सभा बननी चाहिए। फिर 14वें दिन हमने बनाई। 13 दिन तो उनकी वो चले गए, उनकी 13 ही मनाई हमने, ऐसे याद कर लेंगे। 13 दिन किसी पाकिस्तान वालों की। उसके बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? अब प्रारूप समिति किनके नाम से? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसके नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्य, अब इसमें सदस्य कितने थे प्रारूप समिति में? यानी अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन सदस्य कितने थे? 7। संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष, यानी जो सदन समिति थी संविधान सभा में, सदन समिति यानी एक समिति कौन सी थी? सदन समिति। अब सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाधी सीतारमैया। यानी सदस्य, सदन कैसा लग रहा है? एकदम सदस्य जैसा लग रहा है। सदन कैसा लग रहा है? सदस्य जैसा। तो यानी समिति यानी सदस्य, सभी सदस्यों को कैसा? समिति सदस्य, सदन समिति यानी सदन को कैसा रखना? समित करके रखना है, समिति सदन। यानी सभी सदस्यों को कैसे? समेट के रखना है। कौन रख पाएंगे? यानी पट्टा भी सीता मैया कौन रख पाएंगे? सीता मैया। यानी सदन को ऐसे याद कर लेंगे। झंडा किसने फहराया? झंडा ध्वज संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद। किसने फहराया? राजेंद्र प्रसाद। क्यों फहराया? क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल सदस्य, अब कौन कौन से सदस्य थे वो शामिल थे? यानी 7 सदस्य शामिल थे। तो कौन कौन से हो गए? गोपाल स्वामी अयंगर और के एम मुंशी थे एकमात्र कांग्रेसी। क्या कौन थे? एकमात्र कांग्रेसी। देखो ये लिखा है प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी थे। गोपाल स्वामी अयंगर यानी कैसे? अयंगर कैसे याद करेंगे? यानी इनको भी गोपाल स्वामी अयंगर और के एम मुंशी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अय्यर आते हैं वैसे याद कर लेंगे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला। 2-3 बार इसको पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएंगे। मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मित्र। अब इसको ये आता है यहाँ से क्वेश्चन। बी एल मित्र थे। बी एल मित्र किनकी जगह है? बाद में इनका निधन, इनके स्थान पर, यानी इनका जो बी एल मित्र के स्थान पर बाद में इनका स्थान, यानी इनका स्थान किसने लिया? एन माधव राव। यानी इनकी स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या थी, इस कारण से इनने किन्ने स्थान लिया। अब कैसे याद करेंगे? मित्र यानी मित्र कौन है? माधव
यानी अर्जुन के मित्र कौन थे? मित्र थे, सखा थे, वो कौन थे? माधव। माधव किसको कहते हैं? कृष्ण जी को। तो मित्र माधव, तो यानी मित्र माधव, तो ये आएगा कि इनके जगह स्थान किसने लिया? तो इनने लिया, माधव। और उसके बाद एवं डीपी खेतान, खेतान, खेतान का स्थान किसने लिया? टीटी कृष्णमचारी। टीटी यानी खेतान, खेतान। अब खेतन ऐसे वो याद करेंगे, खेतन, खेतन में क्या डाली जाती? डीटीटी डाली जाती क्या? तो टीटी कृष्णमचारी, तो ऐसे याद कर लेंगे। यानी डीपी, डीपी खेत, यानी खेत में क्या डाली जाएगी? टीटी, टीटी कृष्णमचारी, और ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है इसमें? डीपी खेतान, डीपी खेतान। इनकी मृत्यु के बाद कौन आए? टीटी कृष्णमचारी है। कौन आए? टीटी कृष्णमचारी। या फिर इसको याद कर लेंगे तो अपने आप ये बाद में याद हो जाएगा। और इसके बाद किस रियासत के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? यानी किस रियासत के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? यानी कोई भी संविधान सभा में इनका, यानी ये संविधान सभा के विरुद्ध थे, ऐसे समझ लो। इनका कोई प्रतिनिधित्व शामिल ही नहीं हुआ था। यानी एक ऐसा प्रांत था, कौन सा प्रांत था? हैदराबाद। लेकिन कैसे इसको ऑपरेशन पोलो, पोलो आगे पढ़ेंगे, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। वो आगे कहानी इसकी पढ़ेंगे, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे कि जिस समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों का विचार किया था, यानी जिस समिति ने क्या किया था? संविधान की अन्य समितियों को प्रस्तुत सिफारिश का विचार दिया था। यानी उनको भी क्या होना चाहिए? प्रस्तुत। कौन सी थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ने अन्य जो समितियां थी उनका भी क्या किया था? उनके बारे में भी, उनके विचारों की भी सिफारिश की थी। यानी उनको भी, उनकी बात को भी रखा था। किसने? यानी प्रारूप समिति ने। किसकी ये थी? यानी ये थी किसकी? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। तो हम इसको क्या करेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बनाया था? संविधान बनाया था। तो उनने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था कि सभी की बातों को सुना जाए, सभी की बातों पर ध्यान दिया जाए, यानी छोटी छोटी बातों से, जिससे क्या संविधान और अच्छा बन सके। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया था? यानी प्रारूप समिति द्वारा जो तैयार किया गया था संविधान, वो संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया था? यानी संविधान, यानी उसने तैयार किया क्या? पूरा संविधान। उसके बाद संविधान सभा को सौंपा था। कब सौंपा था? 21 फरवरी को। बनी कब थी ये समिति? बनी थी कितने दिन बाद? हमने याद किया था कितने दिन बाद? 15 अगस्त के 14 दिन बाद। 15 अगस्त, तो 15 अगस्त के 14 दिन बाद कितने? 29 अगस्त, 29 अगस्त, 29 अगस्त, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। उसके बाद इन्हें 29 अगस्त को बनी, लेकिन 21 फरवरी और 1948 को इनने क्या कर दिया? पूरा संविधान बना के प्रारूप के ऐसा हमारा संविधान होगा, ये होगा, वो होगा, और पूरा तैयार करके 21 फरवरी 1948 को इनने दे दिया। किसने? प्रारूप समिति ने। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर, अब उसमें कुछ गलतियां भी, यानी सब लोगों की फिर दिखाया गया कि ऐसे बनाए संविधान, लेकिन कुछ लोगों ने फिर क्या उसमें कमियां भी निकाली कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर उन सभी चीजों को क्या किया गया? संशोधन किया गया। यानी प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों का विचारार्थ किस समिति का गठन किया गया? यानी क्या क्या सुझाव होना चाहिए, यानी अगर सब लोगों को बिठा लेंगे तो क्या होगा? वो नहीं, तो यानी एक विशेष समिति बनाई जो क्या वो करे? सुझाव बताए, यानी सभी लोगों की बात सुन के फिर उनकी बात को रखे किसके समझ? यानी प्रारूप समिति के समझ। तो कौन सी समिति बनाई? विशेष समिति बनाई। यानी संशोधन प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया? अब ये प्रस्तुत भी तो होना है,
यानी पहले इनने सभी बातों को सुना, क्या चीज है, फिर बहुत सारी कॉमन भी बातें निकली, फिर ऐसे करके सभी जो बातें रखी गई, यानी 21 फरवरी 1948 को तो उनने प्रारूप समिति ने अपना संविधान दे दिया, लेकिन उसका संशोधन की जो प्रक्रिया विशेष समिति ने जो आरंभ की थी वो पूरी कब हुई? 26 अक्टूबर 1948। 26 अक्टूबर 1948। 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था। यानी संविधान सभा क्या थी? कांग्रेसी थी और कांग्रेस क्या था? भारत। यह कथन किसने किया? ग्रेनविल ऑस्टिन। किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। यानी संविधान सभा कैसी? कांग्रेसी है, यानी ज्यादातर उसमें नेता कैसे? कांग्रेस के, इसलिए कैसी है? कांग्रेसी। और कांग्रेसी भारत है ये, और कांग्रेस किसका प्रतिनिधित्व करे? भारत का। ये किसने कहा? ऑस्ट्रेलियन ने कहा। और दूसरा, यानी कुछ कथन है जो डायरेक्ट आते हैं पेपर में सीधे सीधे। अपनी राष्ट्रवाद प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यानी अपनी राष्ट्रवादी प्रतिनिधित्व में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, यानी भारतीय जो संविधान बनना है उसमें क्या है? अल्पसंख्यकों को ये हित हैं उनको कम आंका है, यानी उनकी जो भावनाओं को महत्व ज्यादा नहीं दिया है। यानी ये कहा गया था किसके द्वारा? आइवर यानी चेनिस, यानी आइवर जेनिक्स के द्वारा ये कहा गया। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान है यानी धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द इसमें है। क्या ये शुरुआत से थे? तो नहीं थे, ये आगे जुड़ेंगे ये। तो क्या है? ठीक है, वो समझेंगे हम आगे कौन कौन से शब्द जुड़े, क्या हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। किसने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, जो भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद क्या होना चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक के दल के रूप में क्या कर देना चाहिए? भंग कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। यानी ये सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। और उसके बाद प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की। यानी प्रारूप समिति ने क्या किया? एक मौलिक प्रलेख तैयार करने की बजाय क्या किया? एक विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहार, यानी जो व्यवहार जिस तरीके का है, यानी मौलिक प्रलेख नहीं उनने किया। यानी जो होना चाहिए ऐसा कोई नहीं कि जो बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत बना दें, नियम कानून बना दें जो फॉलो ही नहीं हो सके, ऐसा कोई कानून नहीं उनने। उसकी बजाय उनने क्या किया? जो व्यवहार में है पहले से, यानी जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो कुछ विधियां थी उनको जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? कारण ये था क्योंकि वो पहले से ही प्रचलन में चल रहे थे, वो कानून, वो नियम। यदि हम क्या करें, जैसे अपने घर की अगर स्टोरी देखें, तो हम कोई नया कानून बना दें अपने घर में, तो उसको फॉलो करने में क्या होती है? दिक्कत होती है ना। पुराने कानून से नया कानून अगर हम बनाएंगे तो जो पुराना कानून है उसको, वो तो हम फॉलो कर लेते हैं क्योंकि वो हम ढल गए हैं उस कानून में। लेकिन जो नया होगा उसमें क्या होती है? दिक्कत, आलोचना होती है। तो उसने प्रारूप समिति ने क्या किया? प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय, कोई ऐसा नहीं जैसे बहुत सारे हम कानून, रेगुलेशंस स्कूल वगैरह में ऐसे सुनते हैं जो फॉलो ही नहीं हो सके। ठीक है, यानी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जो फॉलो ही नहीं हो सके। यानी उनने ऐसा परिस्थितियों के अनुसार एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की। यानी जो परिस्थिति के अनुसार, यानी जिसको तोड़ मरोड़ के क्या किया? एक व्यवहार में आए, पहले से था, उसी प्रलेख को तैयार किया। उसके बाद आगे, संविधान के मूल विचार में किसी का काई पेटेट अधिकार नहीं है। यानी किसी का काई पेटेट अधिकार नहीं है। ये किसने कहा? यानी मूल विचारों में
का पेटेंट अधिकार नहीं है। ये किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यानी ऊपर वाली लाइन हो गई, यानी जो व्यवहार में पहले से थे, जो नियम, जो कानून, जो व्यवहार में थे लोगों के, यानी किसी न किसी देश के द्वारा फॉलो किया जा रहा था, किसी न किसी देश के द्वारा क्या किया जा रहा था, उसको अप्लाई करके देख लिया गया था कि इसका परिणाम क्या होगा। तो वैसे ही कानून बनाए गए थे। यानी उधार का थैला जो हमारे संविधान को कहते हैं, यानी उधार का थैला कि ये यानी कुछ चीजें हमारे में बहुत अच्छी हैं। अगर हम कोई नया कानून रेगुलेशंस बनाते, वो शायद फॉलो नहीं हो पाते, इतने मौलिक हो जाते, इतने वो, लेकिन हमने जो व्यवहार में चीजें थी पहले से, उनको ही बनाए थे। यानी केवल विभिन्न संविधान को छान के बनाया है। यानी उनसे कहा गया कि आपने तो ये पूरा दूसरे देशों का संविधान वो किया है। तो उनने क्या किया, उनने यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण विभिन्न विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यानी विश्व के जो विभिन्न संविधान है, उनको पढ़ने के बाद, उनको अध्ययन करने के बाद, उनमें क्या क्या अच्छाइयाँ उनको देखने के बाद किया गया है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे अच्छा एवं विस्तृत संविधान है। ये किसने कहा? यानी सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत, यानी विस्तार है इसमें, एक एक बात को बहुत अच्छे से लिखा गया है। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स। यानी आइवर जेनिंग्स ने और ये भी कहा कि ये केवल अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इनका हित नहीं आंकता है, कमजोरों का ये। फिर इनने ये भी कहा कि ये क्या है? बड़ा भी संविधान है, विस्तृत संविधान है। और दूसरी तीन बातें इनने कही। और क्या कहा? भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग समान है। यानी ये क्या है? ये तो केवल वकीलों के लिए स्वर्ग समान है। वकीलों को बहुत अधिकार दे दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो, यानी ब्रिटेन में था, ब्रिटेन में क्या थी? नगरपालिका स्वतंत्र नहीं थी। हमारे यहाँ क्या है? नगरपालिका एकदम स्वतंत्र है, अमेरिका की तरह। यानी हमारे न्यायपालिका है, वो क्या करती है? जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। कोई भी कानून है वो ज्यादा यानी मौलिक फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? हमारी जो जुडिशरी है वो कैसी है? स्वतंत्र है। तो यानी इसी चीज को देखते हुए उनने क्या कहा? यानी बड़ा संविधान है। ये भी एक टिप्पणी की, एक टिप्पणी ये की कि इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कुछ ज्यादा नहीं है इस संविधान में, ये राष्ट्रवादी को प्रतिनिधित्व करता है। और क्या कहा? और इसमें इनने ये कहा कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए क्या है? स्वर्ग समान है, यानी स्वर्ग है, इनके लिए तो बहुत अच्छा है। किसने कहा? यानी आइवर जेनिंग्स ने कहा। और भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यानी कठोर भी है कुछ, पर कुछ चीजें इसमें बहुत ज्यादा कठोर हैं। भारतीय संविधान कुछ चीजें क्या बहुत ज्यादा लचीली हैं, यानी इसका मिक्सर है। क्या? भारतीय संविधान ये बहुत अच्छा है, यानी संतुलन स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये किसने कहा? केसी व्हीलर व्हीलर वेयर केसी वेयर केसी वेयर किसने कहा? केसी ने कहा, केसी वेयर। इसके बाद किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा? यानी इनने क्या कहा? अर्ध संघीय, यानी सेमी फेडरल। क्या कहा? सेमी फेडरल, यानी फारसी फेडरल, सेमी फेडरल। किसने कहा? यानी अर्ध, आधा कठोर आधा लचीला, तो यानी क्वासी फेडरल, सेमी फेडरल, फारसी फेडरल। यानी वेयर। किसने कहा? वेयर, केसी वेयर। इसके बाद किसने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित बताए? यानी क्या कहा? सहकारी यानी संघवाद, यानी सहकारी संघवाद पर आधारित बताया। किसने? भारतीय संविधान को। ग्रेविन ऑस्ट्रिन। किसने बताया? ग्रेविन ऑस्ट्रिन। और ऑस्ट्रिन ने क्या कहा था ऊपर? ऑस्ट्रिन ने क्या कहा था? यानी भारतीय संविधान क्या है? संविधान सभा क्या है? कांग्रेस थी। और इसमें क्या है? सभी लोग कांग्रेसी हैं। और कांग्रेसी क्या है? भारत है। कांग्रेस क्या है? भारत है। यानी भारत किसका? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो इसने और क्या कहा? सहकारी संघवाद,
यानी ये क्या है, सहकारी, यानी साथ साथ चल रही, संघ के साथ साथ सहकारी संघवाद। किसने कहा, ऑस्ट्रिन ने कहा। अब भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दी गई है, आधुनिक मनु किसको संज्ञा दी गई है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई है आधुनिक मनु की संज्ञा। इसके बाद क्या हुआ, किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान, यानी जो बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा। यानी जो बाहरी सत्ता है उसने अगर कोई संविधान थोपा, जैसे ब्रिटेन क्या कर रही थी, हमारे लिए संविधान बना रही थी, यानी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उक्त प्रस्ताव, यानी ये प्रस्ताव कब दिया गया था कि भारतीय संविधान की, यानी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, यानी नेक्स्ट जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि लखनऊ के उसमें क्या किया गया था, इसके बारे में संविधान सभा के बारे में यानी चर्चा हुई थी। लखनऊ की जो अधिवेशन था 1936 में जो हुआ था, उसमें क्या हुई थी, संविधान सभा की विशेष चर्चा हुई थी। इसमें विशेष चर्चा में एक बात क्या आई थी कि कोई बाहरी सत्ता हम पर संविधान थोपेगी तो कहीं ना कहीं हमको क्या लगेगा कि उनने हमारा संविधान बनाया, और ये कहने को हो जाएगा कि उनने हमारा संविधान बनाया। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना संविधान खुद बनाना चाहिए। यानी वैसे ही अंग्रेज क्या कहते थे, ये कहते थे ये इंडियन कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बाद अपनी सत्ता नहीं चला पाएंगे। तो ये देखते हुए इसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष, यानी जो विशेष समिति बनी थी, यानी प्रारूप समिति की हमने पीछे पढ़ा है, यानी प्रारूप समिति की जो जांच करने के लिए विशेष समिति जो बनी थी, क्यों बनी थी, यानी जो प्रारूप समिति ने क्या किया था, अपना जो संविधान बना के दिया था, कब दिया था, कितनी तारीख को दिया था, वो हमने पीछे बताया था, कितनी तारीख को दिया था, 21 फरवरी 1948। कब दिया था, 21 फरवरी 1948। लेकिन उसके बाद यानी जो विशेष समिति बनी थी उसने पूरा वो संविधान संशोधन, यानी पूरा जो संविधान वगैरह संशोधन करके कब दिया था, यानी विशेष समिति द्वारा, यानी प्रस्तुत कब किया गया था, 26 अक्टूबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था, यानी संविधान। उसके बाद क्या हुआ, उसके विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यानी विशेष समिति के अध्यक्ष कोई वैसा आदमी होना चाहिए ना जो सही से जांच करे उसकी, यानी एकदम जो देश के लिए बहुत अच्छा हो। इसलिए कौन बनाए, जवाहरलाल नेहरू बनाए। यानी संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति, अब जो प्रेस दीर्घा समिति थी, अब प्रेस और दीर्घा समिति के सदस्य थे, यानी कौन थी, ऊषा। तो प्रेस से क्या निकलती, ऊष्मा निकलती, क्या निकलती, ऊष्मा, हीट निकलती है, और दीर्घा, प्रेस दीर्घा। तो कैसे याद करेंगे, प्रेस दीर्घा कैसे, ऊषा नाथ। अब नाथ कौन होते हैं, दीर्घ होते हैं, बड़े होते हैं, तो नाथ कैसे होते हैं, दीर्घ बड़े, तो ऐसे ऊषा नाथ सेन। इसके बाद संविधान की स्वीकृत के साथ ही तत्काल प्रभाव में संविधान सभा की कौन, अब हमने पीछे पढ़ा था कि कौन कौन सी शक्तियां जो यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई थी। यानी बहुत सारे आर्टिकल थे संविधान के। वैसे पूरा संविधान कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कुछ प्रावधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। यानी सभी लोगों के साइन हुए थे। साइन कब हुए थे, 24 जनवरी 1950 को हुए थे। उससे पहले क्या कर दिए थे, लागू कर दिए थे। यानी संविधान जैसे ही बना वैसे लागू कर दिया। अब कौन कौन से आर्टिकल हैं वो लागू हो गए थे। एक तो नागरिकता की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि भारत यानी देश का विभाजन हो गया, कुछ लोग इधर से इधर आ रहे थे, कुछ लोग इधर से इधर आ रहे थे, तो वो हमें जरूरी था। नहीं क्या हो जाता, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से फिर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से फिर पाकिस्तान, ऐसे होती रहती। तो हमें क्या करना, नागरिकता हमने लागू की। अब निर्वाचन भी तुरंत हमें लागू करना पड़ा, इलेक्शन भी तुरंत हमें लागू करना पड़ा, क्योंकि कोई तो सरकार होनी चाहिए ना, इतने समय से नहीं है। तो हमें निर्वाचन भी तुरंत क्या करना पड़ा, लागू करना पड़ा। और तदस्थ संसद के
संबंधित उपबंध यानी जो संसद चल रही थी, यानी संसद के जो भी उपबंध होते हैं, यानी संसद की बैठक वगैरह और वो सभी चीजें, वो भी उपबंध। और अस्थायी और संकरणकारी उपबंध, यानी अस्थायी और संकरणकारी उपबंध जो भी थे। अब अनुच्छेद कौन कौन से अगर हम देखें तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये किससे रिलेटेड है? नागरिकता से। और ये 60, 324 और ये सभी आर्टिकल क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। ये हम आर्टिकल आगे पढ़ेंगे कौन कौन से लागू हो गए थे, ये हमने बता ही दिया। नागरिकता निर्वाचन तथा आंतरिक संघवाद संसद संबंधी उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव में किस अनुच्छेद द्वारा प्रवर्तन में आ गए थे? यानी नागरिकता और निर्वाचन ये सभी कब आ गए थे? कौन से अनुच्छेद के तत्काल प्रभाव में आ गई थी? यानी तत्काल तुरंत प्रभाव में ये चीजें आ गई थी। कौन से अनुच्छेद के प्रावधान के सहित? यानी 394 के तहत। इसके बाद संविधान के निर्माण में व्यय। अब उस समय संविधान के निर्माण में क्या हुआ होगा? खर्च भी तो हुआ होगा। खर्च कैसे हुआ? बैठकों में भी तो खर्च होता है, यानी बैठक हुई होगी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल वगैरह, खाने पीने का सामान आया होगा और बहुत सारे खर्च होते हैं। तो ऐसे करके कितना खर्च हो गया था? यानी इंक वगैरह, पेपर वगैरह और बहुत सारे खर्च हुए होंगे। वो कैसे हुए? 63,96,729, एक एक रुपए का क्या किया था? हिसाब किया था। तो कितना? 63,96,729 रुपए खर्च हो गए थे। उसके बाद संविधान सभा के हस्ताक्षर अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान के जो अध्यक्ष थे उनने तो संविधान पर हस्ताक्षर कब कर दिए थे? 26 नवंबर 1949 को ही कर दिए थे। उसके बाद भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के संघ के सदस्य, यानी अखिल भारतीय जो दलित वर्ग था, दलित वर्ग, उस संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? यानी जगजीवन। इनको क्या बनाया था? श्रम मंत्री बनाया था। क्या बनाया था? श्रम मंत्री। जीवन क्या करता था? श्रम। जीवन में क्या होता है? श्रम होता है। तो ये कौन थे? अब श्रम किसको करना पड़ेगा? जो कमजोर होगा, यानी दलित। यानी कौन से समुदाय से थे? ये दलित वर्ग के सदस्य थे। दलित वर्ग के संसद के सदस्य। इसके बाद कैसे याद करेंगे? ये विशेषताएं भारतीय संविधान की, ठीक है, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद संविधान की प्रमुख विशेषताएं ये, यानी भारतीय संविधान कैसा है? लंबा है, लिखित संविधान है, ये विशेषता हो गई। विभिन्न स्रोतों के ग्रहण से निर्मित है, यानी विभिन्न स्रोतों के ग्रहण से, यानी अलग अलग देशों से ये लिया गया है, इसीलिए क्या है? बहुत अच्छा संविधान बना हुआ है। यानी ऐसे नहीं है हम देख सकते कि हमारा संविधान बहुत देशों की नकल की है, ये उधार का थैला है, ऐसे नहीं कह सकते। ये तो देखो कि हमने सबसे अच्छी अच्छी चीजें ली है, ऐसे देखिए इसको। नम्यता और अनम्यता के मध्य बेहतर समन्वय, यानी इसमें क्या है? नम्रता भी है, नम्यता, अनम्यता, कठोर भी है। और कैसा है? कुछ प्रावधान बहुत कठोर किए गए हैं, यानी कुछ प्रावधान कैसे गए? बहुत नर्म है इसमें। तो यानी कुछ चीजें बहुत कठोर होनी चाहिए। यानी घर में कैसा होना चाहिए? घर में दोनों माता पिता कैसे होनी चाहिए? अगर कठोर हो तो भी नहीं घर चलेगा। एक सरल एक कठोर। माँ से आके बात कह दी, पिताजी से थोड़ा सा डर रहे हैं तो पढ़ेंगे और वो करेंगे, यानी दोनों तरीके का होना चाहिए। ऐसे हमारा देश में संविधान है, कैसा है? लचीला, नम्य है और अनम्य भी है, दोनों मध्य में समन्वय है इसका। संघीय व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ एकात्मक के तत्व विद्यमान है, यानी संघीय व्यवस्था तो है, यानी संघ को, यानी राज्यों को साथ लेकर चलना है, ये तो व्यवस्था है, लेकिन एकात्मक की ओर भी झुकाव है, यानी कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं जैसे, यानी कुछ चीजें किसके पास है? संघ के पास है, यानी संघ से अलग नहीं हो सकते हम। ये कैसा? एकात्मक है, यानी कुछ चीजें एकात्मक की ओर है, कुछ कैसी संघीय व्यवस्था भी है हमारे यहाँ, यानी दोनों का क्या है? समन्वय है। सरकार का स्पष्ट लोकतांत्रिक, यानी स्पष्ट लोकतांत्रिक यानी सदनीय प्रारूप है, यानी सरकार का क्या है? लोकतांत्रिक और सदनीय प्रारूप है सरकार का। और संसदीय संप्रभुता, यानी संसद की क्या है? संप्रभुता है,
यानी संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय। यानी संसद भी क्या है, संसद अपने कार्य को देख रही है, न्यायपालिका अपनी कार्य को देख रही है, ये नहीं कि एक ही को सब पावर दे दी है। जैसे अगर हम ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में केवल जैसे इंग्लैंड है तो इंग्लैंड क्या करेगी, संसद बहुत पावरफुल है वहां पे। लेकिन अगर हम यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में क्या है, नगर पालिका बहुत पावरफुल है। हमारे यहाँ क्या है, दोनों अपनी अपनी कामों में कैसी हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे के ये देखती हैं, ये इसका यानी यानी न्यायपालिका के पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू से क्या होता है, यानी वो उतना ही कानून बना सकती है विधायिका जितनी जरूरत है। यानी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे क्या हो, जिससे यानी लोगों के मौलिक फंडामेंटल राइट का क्या हो जाए, हनन हो जाए। यानी जो एक अधिनियम आया था, कौन सा, में जो 66 ए धारा थी, ठीक है, तो उसमें 66 ए धारा थी, वो कैसी थी, यानी फंडामेंटल राइट का हनन कर रही थी। यानी विसाका करके एक केस है उसमें, ठीक है। तो यानी 66 ए आईटी एक्ट था, हाँ आईटी एक्ट था उसमें, यानी 66 धारा। तो यानी कहीं ना कहीं उसको उसी स्थिति में क्या कर दिया, उसको 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 कैंसिल कर दिया, यानी वो लागू नहीं हुई और पूरा प्रावधान लागू हो गया। ऐसे ही एकीकरण और एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी हमारी कैसी एकीकरण है, यूनिटरी वो है नगर पालिका, न्यायपालिका सॉरी, न्यायपालिका कैसी यूनिटरी और स्वतंत्र है। यानी ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तीन तो हैं, लेकिन कैसा है, यानी सबकी एक बात है, अलग अलग बात नहीं है। अगर अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट, तो अगर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई फैसला दिया तो हाई कोर्ट देखेगी, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, हाई कोर्ट की बात माननी होगी। ये नहीं कि दोनों में लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है। यानी हाई कोर्ट ने अगर तो सुप्रीम कोर्ट की बात माननी होगी, किसकी बात होगी, मान सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही की तो बात मानी जा रही है। यानी घर में तीन लोग हैं, जैसे बेटा, पिता और बाबा, तो सबसे पहले अगर एकीकरण है तो क्या होगा, एकीकरण में बाबा की बात माननी होगी, क्या होगी, बाबा की बात माननी होगी। ऐसी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की बात माननी हो रही है। ऐसे मूल अधिकारों का भी प्रावधान है, हमारे यहाँ का मूल अधिकार भी जोड़े गए हैं। यानी कुछ ऐसे अधिकार लोगों को दिए गए जिससे जिसका क्या नहीं हो सकता, जिसको सरकार भी कोई कानून बना के उनको क्या समाप्त नहीं कर सकती। जो अधिकार दिए, जीने का अधिकार, यानी बात करने का अधिकार। लेकिन आप कुछ प्रावधान रिस्ट्रिक्शन भी इसमें लगाएं कि आप इतनी वो नहीं कर सकते, जैसे आप बोल रहे हैं, बोलने का आपको अधिकार दे दिया, लेकिन आप किसी को गाली दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, उतना ही बोलेंगे। यानी उसकी जैसे कोई नेता है तो नेता की आलोचना उसके कार्य के प्रति कर सकते हैं, ना कि उसके पर्सनल लाइफ के प्रति नहीं कर सकते हैं आप। ऐसे और क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों का वर्णन। यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी ये अपरिवर्तनीय है, लेकिन यानी इनको क्या नहीं किया जा सकता, नहीं कोर्ट में लागू कराया जा सकता, नहीं कुछ। फिर भी ये क्या है, राज्य को सामाजिक आर्थिक और कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रावधान दे रहे हैं। और ऐसे क्या है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है, लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप क्या करें, अपने आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी है आपको, कि आपको ये नहीं करना है, आपको झील वगैरह ये हैं तो इनका क्या करनी है, सुरक्षा करनी, झंडा इस तरीके से वो करना है। तो आगे हम जो भी है वो पढ़ेंगे। यानी कोई सार्वजनिक स्थान है उसमें उपद्रव तोड़ फोड़ नहीं करनी है, ये सब, और उसकी रक्षा करनी है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। और एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, यानी एक पंथ निरपेक्ष जिसमें कोई धर्म कोई जाति, यानी कैसा सेकुलर स्टेट, कैसा स्टेट सेकुलर, यानी जिसमें सभी धर्मों को क्या है, बराबर स्थान दिया गया है। वयस्क मतदान का अधिकार, यानी वयस्क, वयस्क मतलब जो यानी समझदार हो जाए, यानी 18 साल से ऊपर, यानी जो 18 साल से ऊपर है उनको मत करने का भी अधिकार है, या आप अपना मत रख सकते हैं कि आप कौन सी सरकार चाहते हैं, यानी किस पार्टी को आप क्या करना चाहते हैं, कानून अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से संसद में भेजना चाहते हैं, जिससे क्या बनाए वो, यानी वो लोग क्या बनाए, कानून बनाए आपके लिए, अच्छे बनाए। यानी 5 साल बाद फिर सरकार आएगी, फिर आप चेंज करें, तो ये बहुत अच्छा है। और एकल नागरिकता की
व्यवस्था यानी नागरिकता कैसी है? एकल, दो नागरिकता नहीं है, यानी स्टेट की अलग और राज्य की अलग, ऐसा नहीं। ये कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता क्या यूएसए में भी है? नहीं, यूएसए में राज्य की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता नागरिकता। तो हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है, यानी नागरिकता क्या है? केवल, यानी सिटीजन कहाँ के? भारत, इंडियन सिटीजन। कहाँ के? इंडियन सिटीजन। ये नहीं डालते कि हम यूपी के सिटीजन हैं, ये नहीं, एकल नागरिकता है। और कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी की गई है। जैसे कुछ निकाय वो स्वतंत्र रहेंगे, जैसे निर्वाचन आयोग कैसा रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। यानी ऐसा नहीं, अगर स्वतंत्र नहीं इसको छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? चुनावों में धांधली हो जाएगी, यानी चुनाव प्रक्रिया सही से अच्छे से नहीं होंगे। इसलिए जो निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग को क्या किया गया? स्वतंत्र किया गया है। इन स्वच्छता अच्छे से क्या हुआ होगा कि चुनाव अच्छे से हों। और वित्त आयोग को भी क्या किया गया? स्वतंत्र किया गया है, जिससे वित्त आयोग क्या किया करे कि कितना रुपया किसको देना, कितनी कटौती करनी, क्या, यानी कटौती जो प्रस्ताव आते हैं उसको कितनी कटौती करनी है, क्या करनी है, वो सभी देखे। यानी संघ लोक सेवक आयोग को भी क्या किया गया? स्वतंत्र किया गया, जिससे वो सभी अपने कानून को किस तरीके से हमें क्या करना है? लागू कराना है। ये इसके बाद आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। यानी आपातकाल स्थिति में क्या हो सकता है, यानी आपातकाल में प्रेसिडेंट शासन कब लगेगा, क्या होगा, यानी सभी केंद्र को शक्तियां चली जाएंगी, क्या होगी, कहीं दूसरा राज्य वगैरह है वो केंद्र से अलग नहीं हो जाए, इसके कारण क्या है? राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। यानी ये। और तृतीय लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था भी की गई है। यानी हमारी दो सरकारें केंद्र और राज्य में तो चल रही है, लेकिन हमारा विकास फिर भी नहीं हो पा रहा था। किसका? गाँव का विकास नहीं हो पा रहा था, यानी छोटी छोटी जगहों का अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने क्या किया? स्थानीय सरकार का भी प्रावधान किया। स्थानीय सरकार का क्या किया? प्रावधान किया, जिससे छोटे छोटे निकाय में छोटी छोटी जगहों पर भी क्या हो सके? विकास हो सके। यानी तृतीय लोकतांत्रिक सरकार की भी व्यवस्था की। सहकारी समितियों का भी प्रावधान किया गया। सहकारी समितियां, इनको भी हम पढ़ेंगे आगे। यानी 243 आर्टिकल में। इसके बाद संविधान की प्रमुख विशेषताएं ये हमने पढ़ी ली। यानी संविधान में क्या है? मूल अधिकार भी है, मूल कर्तव्य भी है, अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ क्या है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी विशिष्ट प्रावधान है। तृतीय सरकार है, सबसे लंबा संविधान और लिखित संविधान है। कुछ चीजों को निकाय स्वतंत्र भी किया गया है, स्वतंत्र निकाय भी बनाए गए हैं। नम्य और अनम्य का मिश्रण है, यानी कुछ चीजें बहुत नम्र हैं, कुछ चीजें बहुत कठोर हैं। संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, यानी संसद क्या है? संसद एकदम स्वतंत्र है, संप्रभु है, अपने निर्णय ले सकती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान नहीं कर सकती है जिनका फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकारों का क्या हो। यानी न्यायपालिका तब तक नहीं संसद के कोई किसी कार्य में बोलेगी जब तक सही कानून बन रहे हैं, सही हो। लेकिन अगर न्यायपालिका कब उसमें संसद के काम में अड़चन पैदा करेगी? जब कोई कानून फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकारों का, यानी लोगों के जो अधिकार हैं, लोगों को जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, उनको अगर क्या करती है? सीमित करने की कोशिश करती है। यानी ये वाला संविधान, यानी आपको जीने, कल से ये संसद ने ऐसा कोई कानून है कि आपको जीने का अधिकार नहीं है, आपको ये करने का, बोलने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा अगर कोई कानून बनाती तो न्यायपालिका उसमें क्या करेगी? बोलेगी। तो न्यायपालिका की क्या है? सर्वोच्चता का समन्वय, यानी लोकतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। यानी स्वतंत्र एवं, यानी कैसे? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका कैसी? निष्पक्ष है। और संसदीय शासन प्रणाली, और कैसी? संसदीय शासन। हमारे यहाँ कैसी? संसदीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति का जो शासन नहीं है, यानी कैसी? संसद, यानी संसद जो निर्णय लेगी, यानी कार्यपालिका क्या करेगी? कुछ लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर जो भी लेंगे न्याय, उसके हिसाब से, यानी उसी के हिसाब से कानून बनेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, यानी 18 साल से ऊपर के जो लोगों को क्या है? वोट डालने का अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व, यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका भी प्रावधान दिया गया है। यानी
राज्य को किस तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं। यानी कैसे राज्य को कैसा बहुत अच्छा बनाया जाए, कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, जिससे कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। आपातकालीन प्रावधान है और क्या है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, धन्यवाद।